रिकॉर्ड को। चलिए, तो फीचर ड्रिवन का क्या मतलब है? आइट्रेशन एंड इंक्रीमेंटल। आइट्रेशन का मतलब है एक बारी, फिर दूसरी बारी, फिर तीसरी बारी। यानी आपने सॉफ्टवेयर बनाया, इसको यूं समझ लीजिए जैसे विंडोज जिसको आप आज देख रहे हैं, आज से 10 साल पहले ऐसी नहीं थी। जब बनाई गई थी तो इसमें बेसिक फीचर्स थे, फिर 1 साल के बाद नया वर्जन आया, आइट्रेशन आई सेकंड, तो उसमें कुछ और इंक्रीमेंट हो गए फीचर्स। फिर 2 साल बाद आई सेकंड आइट्रेशन, थर्ड आइट्रेशन, उसमें कुछ और फीचर हो गए। तो यानी सॉफ्टवेयर जो आप यूज कर रहे हैं आज, वर्ड या विंडोज, वो नहीं है जो आज से 10 साल पहले या 5 साल पहले थी। तो इट इज ऑल इंक्रीमेंटल। बात समझ में आ रही है? तो सॉफ्टवेयर में जैसे जैसे आप देखते हैं तो आपको और जरूरत महसूस होती है और आप कहते हैं इसमें ऐड कर लो। वो ऐसा पुल नहीं है कि आपने आधा बनाया तो फिर आप कहते हैं थोड़ा सा और बना लो, थोड़ा सा और बना लो, थोड़ा सा और बना लो। तो सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग या उसमें तो पूरी चीज चाहिए, लेकिन सॉफ्टवेयर के अंदर रिक्वायरमेंट क्लियर नहीं होती है या पूरी तरह से समझ में नहीं आती है। तो दिस इज आइट्रेटिव एंड इंक्रीमेंटल। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? थोड़ा हम समझ पा रहे हैं कि बाकी इंजीनियरिंग से हमारी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मुख्तलिफ है या नहीं है? ये मेक सेंस? यस सर। ठीक है। तो इसलिए हमारा जो तरीका कार है वो थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए। अब हम उसको कहते हैं, उसको चेंज ड्रिवन या एजाइल कहते हैं। तो ये लेट 90s में किसी साहब ने इंट्रोड्यूस किया था, 92 93 में, और वो शुरू में पॉपुलर नहीं हुआ। तो पिछले 20 सालों में अब ये पॉपुलर होना शुरू हुआ है एजाइल। यानी जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, माइक्रोसॉफ्ट या गूगल या सिस्को, दे आर अडॉप्टिंग एजाइल। ठीक है, या स्क्रम या एजाइल। तो उसकी रीजन है, उसकी रीजन ये है कि हमें बहुत सारी चीजें पता नहीं होती है। इसको कहते हैं मूविंग वेव्स। मूविंग वेव्स का मतलब है जब आप किसी ठहरे हुए पानी में पत्थर डालेंगे, मारेंगे, तो पत्थर के करीब वेव होगी, फिर वो और बड़ी होगी, फिर वो और बड़ी होगी, फिर वो और बड़ी होगी। तो इंक्रीमेंटल होगी वो। ठीक है ना? तो यहाँ पर भी ऐसी है कि फीचर ड्रिवन प्रोसेस। ठीक है। ठीक है। तो दीज प्रैक्टिसेस आर ड्रिवन फ्रॉम ए क्लाइंट वैल्यू फंक्शनैलिटी। अब ये मैंने क्यों रुक रुक के बोला है कि क्लाइंट को पता है कि मुझे क्या चाहिए, तो क्लाइंट जो जो चीजें वैल्यू करता जाएगा वो आप डालते जाएंगे, वो फंक्शनैलिटी डालते जाएंगे अपने सॉफ्टवेयर में। इसलिए सॉफ्टवेयर मेंटेनेबल होना चाहिए, आसानी से टेस्ट, क्योंकि वही कि सॉफ्टवेयर है, इसको आप बड़ा करते रहेंगे, फैलाते रहेंगे। तो उसका डिजाइन बहुत अच्छा होना चाहिए, उसमें आप फंक्शनैलिटी ऐड करते जाएंगे। ठीक है। तो बात थोड़ी सी समझ में आ रही है कि जो एजाइल है वो चेंज को एक्सेप्ट करता है और एजाइल के अंदर थोड़े थोड़े फीचर्स ऐड करते जाएंगे। ठीक है। और यस सर। हाँ, द मेन पर्पस इज टू डिलीवर टेंजेबल। सॉफ्टवेयर ऐसा होना चाहिए, सॉफ्टवेयर ऐसा होना चाहिए। तो जब तक वो आएगा नहीं, नजर नहीं आएगा। यहाँ तो बहुत जल्दी जल्दी चलता हुआ सॉफ्टवेयर नजर आएगा, अभी हम देखेंगे जब उसको। तो दोनों में क्या फर्क है? बट वाटरफॉल में क्या फर्क है? वाटरफॉल में तो वो 3-4 महीने बाद जो आपने रिक्वायरमेंट दी थी, जब मुझे भूल भी गया था तब आप देंगे। यहाँ पर हर 15 दिन के बाद या 10 दिन के बाद आपको सॉफ्टवेयर चलता हुआ मिलेगा। तो दैट इज टेंजेबल वर्किंग सॉफ्टवेयर। ठीक है। इन ए टाइमली मैनर। जो कुछ मैंने बताया मुझे 10 दिन बाद मिल गया, मैंने उसमें गलतियां निकाल दी, फिर मैंने बताया, फिर 10 दिन बाद मिल गया। तो ये वाली मेथोडोलॉजी शायद सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए ज्यादा बेहतर है। ठीक है। और अब हम आगे चलते हैं। प्लान ड्रिवन में क्या होता था, दैट्स द हिस्ट्री भी हमने पढ़ी है क्या होता था। प्लान ड्रिवन में बहुत ही ट्रेडिशनल तरीका है। तो ट्रेडिशनल मेथोडोलॉजी क्या है? क्लियरली डिफाइन प्रोसेस। यानी रिक्वायरमेंट, अभी हमने कहा ना, रिक्वायरमेंट अलग होगी, डिजाइन अलग होगी, तो ये अलग अलग प्रोसेस हैं। कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंटेशन। रिक्वायरमेंट बहुत मोटी डॉक्यूमेंट होगा, 200 पेज का, उसमें आप लिखेंगे, एक कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंटेशन बनेगी ताकि आप हर चीज प्रेडिक्टेबल हो और एफिशिएंट हो। तो डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज्यादा है, प्रोसेस। ठीक है, पढ़ लीजिए। तो requirements are clearly defined from the beginning.
अगर ये नहीं है तो फिर प्लान ड्रिवन, अब रिक्वायरमेंट ही पूरी नहीं है, क्लियरली डिफाइन नहीं है, तो फिर आप उसको कैसे बनाएंगे? ठीक है, अगर आपको कुछ पता है और कुछ एक्सपीरियंस से पता चलेगी थोड़े दिनों बाद, तो फिर प्लान ड्रिवन आपको शायद नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई? ट्रेडिशनल है, कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंटेशन होगी, तो इसका मतलब है एजाइल में डॉक्यूमेंटेशन नहीं होती होगी, कॉम्प्रिहेंसिव नहीं होती होगी, जितनी जरूरत है उतनी होती होगी, उसके अलावा नहीं होती होगी। अब ये देखिए, प्लान ड्रिवन क्या है? एम्फसाइज ऑन अपफ्रंट प्लानिंग, आर्टिफैक्ट एंड माइलस्टोन। अपफ्रंट प्लानिंग का क्या मतलब है? अपफ्रंट प्लानिंग का मतलब है कि भाई जो सॉफ्टवेयर आप बना रहे हैं कितने साल में बनेगा, रिक्वायरमेंट कितने दिनों में ले ली जाएगी, डिजाइनिंग कितने में हो जाएगी, ये सारी सब चीजों की प्लानिंग करके देनी है आपने। अब एक मैंने कोई बड़ा एप्लीकेशन बनानी है और मुझे अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो हाउ वुड आई प्लान? ठीक है, बैंकिंग की एप्लीकेशन बनानी है तो कितने मॉड्यूल होने चाहिए, ये नॉलेज मुझे होनी चाहिए, कौन कौन से लोग हैं उनके बारे में पता होना चाहिए, टीम कैसे बनेगी, तो इट्स अ वेरी ह्यूज ह्यूज प्लानिंग। तो यू नीड टू हैव अ गुड टीम, डेडिकेटेड टीम, जो साल 2 साल आपके साथ रहें, छोड़ के ना जाएं, छोड़ के चला गया एक नया आदमी आ गया, तो सॉफ्टवेयर के अंदर तो हो सकता है एक आदमी नौकरी छोड़ के चला गया, या जो मेरे साथ काम कर रहा था उसके अलावा जो आदमी आया उसकी कैपेसिटी वो नहीं है, वो चीजों को समझता नहीं है, टर्मिनोलॉजीज को नहीं समझता। तो सॉफ्टवेयर हाउस में या टेक्नोलॉजी टीम में एक आदमी शुरू से एक साथ रहे, 3 साल तक रहे, छोड़ के ना जाए, अब ये सारी चीजें मुमकिन जरा नहीं है। आर्टिफैक्ट एंड माइलस्टोन, किसी को याद है व्हाट इज आर्टिफैक्ट? किसी को याद है आर्टिफैक्ट का वर्ड हमने इस्तेमाल किया था, इसका क्या मतलब है? एनीबॉडी? और जो प्रोडक्ट का आउटपुट होता है उसका जी बिल्कुल सही है। जो आउटपुट होगा उसको आउटपुट ऑफ प्रोसेस। जी बिल्कुल सही है, आउटपुट ऑफ प्रोसेस। जैसे रिक्वायरमेंट का एक प्रोसेस है, रिक्वायरमेंट के प्रोसेस का आउटपुट क्या है? एसआरएस। फिर कोडिंग एक प्रोसेस है, कोडिंग का आउटपुट क्या है? सोर्स कोड, जो आपने ओरिजिनल कंपाइल नहीं, जो ठीक है। टेस्टिंग का आउटपुट क्या है? टेस्टिंग का आउटपुट है कि टेस्ट केसेस होंगे और बग रिपोर्ट होगी। ठीक है, सही है बिल्कुल। डॉक्यूमेंटेशन इज वेरी फॉर्मल एंड स्ट्रक्चर्ड। जैसे अभी हम पढ़ेंगे कि जब आप रिक्वायरमेंट लेनी है तो IEEE का एक फॉर्मेट है, तो IEEE के फॉर्मेट में एसआरएस बनेगी, बहुत ही स्ट्रक्चर्ड होगा IEEE का, और वो बहुत ही फॉर्मल होगा। फॉर्मल का मतलब है, इनफॉर्मल ये होता है कि आपने मुझसे कुछ पूछा मैंने बता दिया, लेकिन ये जो अभी क्लास हो रही है दिस इज वेरी फॉर्मल। ठीक है ना, कोई भी बच्चा मेरे पास आ सकता है या पूछ सकता है, ठीक है, तो दिस इज इनफॉर्मल। लेकिन अटेंडेंस हो रही है, टाइम के ऊपर क्लास हो रही है, दिस और फॉर्मल। तो जो डॉक्यूमेंट बनेगा वो एक खास स्ट्रक्चर का होगा, खास टाइमलाइन पे होगा, खास फॉर्मेट पे होगा, और फिर उस पे साइन होंगे, किस लोगों के साइन होंगे, क्योंकि दैट्स ए फॉर्मल डॉक्यूमेंट। कितने दिन में बना था, 200 पेज का था, 150 पेज का था, कस्टमर भी साइन करेगा, एग्रीमेंट होगा उस पे, तो दैट इज वेरी फॉर्मल। फिर टीम मीटिंग्स, फॉर्मल प्रोजेक्ट रिव्यू, डॉक्यूमेंटेशन, स्टेटस रिपोर्ट, ठीक है, विद अ ग्रेट डील ऑफ डिटेल्स। अगर मैं 1 साल का प्रोजेक्ट कर रहा हूँ तो फिर हर 10 दिन के बाद एक मीटिंग होगी, कितना हो गया, कितना रह गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो प्लान ड्रिवन में जैसे सिविल इंजीनियरिंग में, अगर मैं एक ब्रिज बना रहा हूँ तो भाई कोई प्रोजेक्ट मैनेजर आके देखेगा ना कितना हो गया है, कितना रह गया है। तो सिविल इंजीनियरिंग में तो ये सही है, ठीक है, लेकिन सॉफ्टवेयर के अंदर हम देखेंगे शायद इसको किसी और तरीके से करेंगे। स्ट्रक्चर्ड फॉर्मल कम्युनिकेशन, यानी डिफाइन होगा कि कौन किससे बात करेगा और कौन किससे बात नहीं करेगा। हर आदमी हर एक से बात नहीं कर सकता, अगर 100 लोग गए तो हर आदमी नहीं, तो प्रोजेक्ट मैनेजर कस्टमर से बात करेंगे, बिजनेस एनालिस्ट कस्टमर से बात करेंगे, बाकी लोग शायद कस्टमर से बात नहीं करेंगे, वो अपनी टीम से बात करेंगे। ठीक है, हैवी प्रोजेक्ट गवर्नेंस एंड ओवरसाइट, ये वो बताएगा गवर्नेंस का क्या मतलब है। गवर्नेंस का वर्ड सुना है आप लोगों ने? मैं इसको जरा हाईलाइट कर दूं। ओप्स, गवर्नेंस का मतलब क्या है, इसको जरा आप लोग बताइए। प्रॉपर फंक्शनिंग शायद सर। गवर्नेंस, अल्लाह के बंदे, गवर्नर होता है ना पाकिस्तान, कराची का, सिंध का गवर्नर, गवर्नेंस, गवर्नेंस नहीं है इसका।
आप प्रोसेस की बात कर रहे हैं ना, प्लान ड्रिवन के प्रोसेस में गवर्नेंस होगी। इसका मतलब क्या होगा? गवर्नेंस का मतलब है कि कुछ सर्टेन रूल्स होंगे, ठीक है, यानी आप ये नहीं कर सकेंगे या आप कर सकेंगे। उस प्रोसेस के कुछ सर्टेन रूल्स हैं कि एक दफा जाने के बाद आप पीछे नहीं आ सकेंगे। तो दे आर हैवी प्रोजेक्ट, दे आर सर्टेन वेरी डिफाइंड एंड कंट्रोल्ड गवर्नेंस। जैसे ट्रैफिक का चलाने के तरीके होते हैं ना, कि आप रेड लाइट पे रुकेंगे, तो रेड लाइट पे रुकना इज ए गवर्नमेंट का वो है ना, उसूल है, गवर्नेंस है कि जनाब ट्रैफिक के उसूल, लाइसेंस के उसूल, ये इसको गवर्नेंस कहते हैं। तो इसी तरह से प्रोसेस के कुछ तरीके कार है, फ्रेमवर्क है, गवर्नेंस है, ठीक है। तो इसका मतलब है एजाइल में इतने सख्त और मुश्किल तरीके नहीं होंगे, ठीक है। और क्या है? फॉर्मल चेंज कंट्रोल। फॉर्मल चेंज कंट्रोल क्योंकि आप चेंज को तो अलग से देते हैं, कहाँ गया, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर यहाँ पर फॉर्मल है तो फिर इसका मतलब है कि दूसरे सिस्टम में अगर छोटी सी, तो फॉर्मल चेंज कंट्रोल विद द चेंज कंट्रोल बोर्ड, ठीक है। तो यानी कुछ लोग होंगे जो कंट्रोल को, चेंज को अप्रूव करेंगे, और वरना नहीं हो सकती। फॉर एग्जांपल आपने मुझे रिक्वायरमेंट दी थी और मैंने लिख लिया एसआरएस के अंदर, एसआरएस का वर्जन 1, और जब मैं डेवलपमेंट कर रहा था तो आपने कहा ठहरो ठहरो एक चीज और रह गई है। तो ये ऐसे नहीं हो सकती है। कोई लोग होंगे जो इसको रिव्यू करेंगे और फिर इसको अप्रूव करेंगे, वरना आप कहेंगे नहीं इसको आगे जाने दो, अभी तुम्हारी चेंज नेक्स्ट रिलीज में हो जाएगी। तो एक बोर्ड होगा जो इसको अप्रूव करेगा। प्रोजेक्ट स्टेज गेट्स रिक्वायर फॉर्मल अप्रूवल, ठीक है। तो ऐसी बात है, चेंज अगर है तो कोई फॉर्मल अप्रूवल होगा, उसके बगैर नहीं हो सकता वो, ठीक है। तो ये एक, अब जरा दूसरे वाले को देखते हैं, फीचर ड्रिवन में क्या है, जरा देखिए फीचर ड्रिवन में। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम। अब जैसे कहा ना मैंने, यानी चलता हुआ सॉफ्टवेयर देखना है आपको, स्प्रिंट कहलाता है इसके अंदर। तो स्प्रिंट का मतलब है एक हफ्ता या 2 हफ्ते के अंदर चलता हुआ, शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम, यूजिंग फ्यूअर रिसोर्स। फ्यूअर रिसोर्स असल में जो टीम है, फ्यूअर तो नहीं कहना चाहिए बल्कि क्रॉस फंक्शनल होती है, probably this is not the right word जो मैंने कहीं से ले लिया, लेकिन बहरहाल होता क्या है कि क्रॉस फंक्शनल टीम होती है, यानी जो 4-5 लोग बैठे हुए हैं, 6 लोग, 10 लोग, 12 लोग होते हैं, जो भी हैं, उसमें सारे लोग, डेवलपर भी बैठा हुआ है, टेस्ट इंजीनियर भी बैठा हुआ है, और हमारे पास एनालिस्ट भी बैठा हुआ है, सारे लोग एक साथ बैठे होंगे, ठीक है। तो known first as light methodology, a series of methodologies are different, referred to as agile, ठीक है। देखते हैं इसमें और क्या चीज है भाई। एजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में क्या होता है जनाब, जरा देखिए, इंक्रीमेंटल, कोऑपरेटिव, स्ट्रेट फॉरवर्ड, एडाप्टिव, जरा पढ़िए क्या लिखा है, फिर मैं बताता हूँ इसका क्या मतलब है। ठीक है, अब कुछ वर्ड हैं। इंक्रीमेंटल, इंक्रीमेंटल का मतलब है स्मॉल सॉफ्टवेयर रिलीज विथ ए रैपिड साइकिल, ठीक है। आपसे रिक्वायरमेंट लेंगे और 10 दिन बाद आपको सॉफ्टवेयर चलता हुआ देखेंगे, आप उसमें गलतियां निकालेंगे, उसको सही करेंगे, फिर आपको थोड़ा सा सॉफ्टवेयर और दे देंगे, फिर थोड़ा सा और दे देंगे, सब इंटीग्रेशन होता रहेगा। तो जो सॉफ्टवेयर बढ़ रहा है वो ऐसा नहीं है कि पूरा बन के आएगा, थोड़ा सा बनाया आपने चेक कर लिया, फिर थोड़ा सा बनाया फिर आपने चेक कर लिया, तो दिस इज कॉल्ड इंक्रीमेंटल। जबकि उसमें कैसा होता है, आपने पूरी रिक्वायरमेंट दे दी, कंप्लीट रिक्वायरमेंट दे दी, अब हम जाएंगे उसको बना के लाएंगे और फिर वो पूरी 4 दिन की 5 दिन की टेस्टिंग होगी। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ थोड़ा थोड़ा सॉफ्टवेयर इंक्रीमेंट्स में बनाया जा रहा है। यहाँ बात समझ में आ रही है? स्मॉल रिलीजेस। तो स्मॉल रिलीज का मतलब क्या है, हर 10 दिन के बाद या हर एक हफ्ते के बाद
सॉफ्टवेयर रिलीज होगा, चलता हुआ सॉफ्टवेयर कस्टमर को दिखाया जाएगा। ये बात समझ में आ गई। नंबर 2 इज कोऑपरेटिव। तो कोऑपरेशन तो उसमें भी था या नहीं था। कस्टमर एंड डेवलपर वर्किंग कॉन्स्टेंटली टुगेदर विद क्लोज कम्युनिकेशन। अच्छा, इसमें क्या होता है, जो कस्टमर है वो नॉर्मली टीम का पार्ट होता है। पुराने वाले वर्ड सॉरी वाटरफॉल में क्या होता है कि कस्टमर रिक्वायरमेंट दे देता है बस, उसके बाद फिर आप आ जाते हैं और अपनी टीम के साथ बातचीत करते हैं। यहाँ ऐसा नहीं होता। यहाँ पर कस्टमर और बाकी सारे लोग जो है ना, सब एक ही जगह बैठे हुए, एक ही रूम में। जब आप एजाइल के डेवलपमेंट देखेंगे तो फिजिकली एक कमरे में बैठे हुए, कोई सेपरेशन नहीं है, सारे लोग एक जगह बैठे हुए हैं और सारे लोग उसमें कस्टमर भी शामिल है। जबकि प्लान ड्रिवन या वाटरफॉल में आप देखेंगे ये कमरा किसका है, ये प्रोजेक्ट मैनेजर का है, ये कमरा किसका है, बिजनेस एनालिस्ट का है, और ये छोटे छोटे क्यूब्स हैं, ये डेवलपर्स हैं। डिमार्केशन होती है लेकिन सारे लोग एक साथ नॉर्मली नहीं बैठते। एजाइल की फिलॉसफी ये है कि सारे लोग एक साथ बैठेंगे, कलेक्टिवली बैठेंगे, तो इसमें कोऑपरेशन ज्यादा हो जाता है, चीजें समझना, पूछना। कोई ऐसा नहीं है कि मैं उनके पास जाके पूछूंगा, ठीक है, तो ये कोऑपरेशन ज्यादा हो गया। जो कुछ पूछना है अभी पूछ लो, ऐसा नहीं है कि बाद में पूछना। स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड इटसेल्फ इजी टू लर्न एंड टू मॉडिफाई, वेल डॉक्यूमेंटेड। अब ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है। व्हाट इज एडाप्टिव? एबल टू मेक लास्ट मोमेंट चेंजेस। अब सारे लोग वहीं बैठे हुए हैं तो कोई किसी से पूछना नहीं है, रिक्वायरमेंट फ्रीज नहीं हुई हुई है, इसी तरह से कोई और चीज फ्रीज नहीं हुई हुई है, जबकि उसके अंदर तो रिक्वायरमेंट फ्रीज हो गई थी, साइन ऑफ हो गया था और कोई चीज चेंज नहीं हो सकती। यहाँ तो काम ही हफ्ते भर का है। अच्छा ऐसा नहीं, ऐसा कर लो, अच्छा तुमसे टेस्ट नहीं हो रहा तो ऐसा कर लो, सारे लोग वहीं बैठे हुए ना। तो जरा इमेजिन करिए, वाटरफॉल के अंदर प्रोजेक्ट मैनेजर अलग बैठा हुआ है, एनालिसिस की टीम अलग बैठती है। जब वो अपना काम खत्म कर लेंगे तो दूसरी टीम को देंगे, फिर वो अपना काम खत्म कर लेंगे तो दूसरी टीम को देंगे। आपस में कम्युनिकेशन तभी होती है जब डॉक्यूमेंट खत्म हो जाता है, साथ नहीं बैठते। जबकि कोऑपरेटिव एंड अडाप्टिव में क्या है कि सारे लोग साथ बैठे हुए हैं। तो अडाप्ट करने का मतलब है कि आप कोई चीज है तो बैठ जाओ, कोऑपरेटिव एंड अडाप्टिव जल्दी से चेंज कर लो। तो समझ में आ रही दोनों में फर्क। और ये सॉफ्टवेयर के लिए क्यों जरूरी है कि सॉफ्टवेयर के अंदर समझना ही तो मुश्किल काम है, किसी की बात को समझना, कस्टमर की बात को समझना। वो हमारे साथ बैठ जाए और देखता जाए तो ज्यादा आसान है, बजाय इसके कि हम बना के जाएं वो कहें गलत है, बना के जाएं वो कहें नहीं भाई आप समझे नहीं, बना के जाएं फिर कहेंगे भाई आपको तो बैंकिंग सिखानी पड़ेगी। ठीक है, ये बात थोड़ी समझ में आ रही है हम लोगों को, जो हमने बात की थी अभी कि जनाब समझ में नहीं आएगा तो चेंज तो वहीं बिठा लें उसको और उसके साथ ही बना के दिखाते जाएं। तो दिस इज कॉल्ड फीचर ड्रिवन। थोड़ा डू यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस ऑफ द मेथोडोलॉजी, यानी इसकी फिलॉसफी समझ में आ रही है बच्चों को? जी कोई बताएगा मुझे, समझ में आ रही है नहीं आ रही है? एनीबॉडी? आ रही है सर। आ रही है, चलिए। अब ये थोड़ा सा थ्योरी है कि प्लान ड्रिवन में बहुत सारे तरीके हैं, वाटरफॉल, इंक्रीमेंटल, स्पाइरल, इंटीग्रेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा, इंटीग्रेशन कॉन्फ़िगरेशन कोई तरीका नहीं है एक्चुअली, रीयूज किया जाता है कोड को। अगर आपके पास, जिस तरह अभी हमने कहा था ना कि आपके पास 10 साल पुराने सॉफ्टवेयर पड़े हुए हैं जो आपने किसी के लिए बनाए थे, तो आप क्या करते हैं, रीयूज कर लेते हैं उस कोड को। तो इंटीग्रेशन कॉन्फ़िगरेशन वो एक तरीका है। वाटरफॉल जो अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं कि रिक्वायरमेंट डिजाइन डेवलपमेंट। इंक्रीमेंटल हम देखेंगे कि इसका क्या मतलब है, मिलता जुलता है आपका एजाइल से। स्पाइरल एक अलग चीज है, स्पाइरल में रिस्क ड्रिवन अप्रोच है। तो जरा आप देखेंगे कि कौन से प्रोजेक्ट स्पाइरल से किए जाएंगे। और फॉर एग्जांपल डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के जो प्रोजेक्ट हैं, या कोई आप अगर F-16 बना रहे हैं तो वो शायद उसमें रिस्क बहुत हाई है, और ये सारी रिस्क जहाँ पर है वहाँ स्पाइरल देखा जाएगा। तो ये कौन सा तरीका, अब हम पढ़ लेंगे कि क्या होता है, फिर जहाँ हमको जो चीज पढ़ इसलिए रहे हैं कि हम जब इस्तेमाल करने जाएं तो हमें पता हो कि जनाब रिस्क होता है तो ये वाला तरीका ज्यादा बेहतर होता है, रिस्क नहीं होता है तो ये वाला तरीका बेहतर होता है। ठीक है, फिर हम थोड़ा सा ये देखेंगे जाहिर। तो हम क्या कर रहे हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, अब हमें समझ में आ गया कि भाई हम ऐसे नहीं बस हमें
लैंग्वेज आ गई और हमने डेटाबेस सीख ली तो ऐसे नहीं बनेंगे। 100 लोगों की टीम में और कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर बनाने में हमें SDLC आनी चाहिए। तो हमने अभी तक जो पढ़ा है कि SDLC क्या होती है और क्यों जरूरी है, अगर ना करेंगे तो क्या नुकसान हो जाएगा, अब हम ये पढ़ने जा रहे हैं, वाटरफॉल और ये सारी चीजें। तो अब हमारी समझ में आएगा कि हम ये क्यों पढ़ रहे हैं। अगर ये ना पढ़ेंगे, अगर हमें मेथोडोलॉजी नहीं आएगी और हम बिल्ट एंड फिक्स से बनाएंगे तो बहुत प्रोबेबिलिटी है कि लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर ना बना पाए, इंटीग्रेट ना करना पाए, उसमें गलतियां हो, बार बार सही करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम एक एक करके थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसको। यहाँ थोड़ा सा रोक लेते हैं, आप लोगों की अटेंडेंस ले ली जाए और फिर उसके बाद आगे चलते हैं। ठीक है, तो मैं अगर एक मिनट जस्ट होल्ड ऑन, मैं शेयर कर लूँ आपसे आपकी अटेंडेंस और फिर दोबारा से कंटिन्यू करते हैं। कहाँ गया आपकी अटेंडेंस? ये रही आपकी अटेंडेंस। ठीक है, तो भाई अटेंडेंस बोलते जाएंगे और इसी को मैं रिपीट कर दूंगा नेक्स्ट लेक्चर के लिए। जी, साजिद, साजिद हैं, अबीर अहमद, प्रेजेंट सर। शहीर अहमद शेख, शहीर, प्रेजेंट सर। मोहम्मद अनस, प्रेजेंट सर। मोहम्मद आसिम, प्रेजेंट सर। हमजा बिन आरिफ, प्रेजेंट सर। फजीलुल्लाह, प्रेजेंट सर। मोहम्मद हमजा कुरैशी, हमजा, शहरोज हसन खान, प्रेजेंट सर। मोहम्मद हुनैन, हम्माद अली जहांगीर, जहांगीर हैं, जहांजेब जावेद, प्रेजेंट सर। सूरज कुमार, सूरज, मोहम्मद मंसूर साबिर, प्रेजेंट। मार्जिया मुअज्जम, Present. सैयद मोहम्मद अबू अतीक, Present. सैयद मोहम्मद माज शफीक, माज, सैयद मोहम्मद कासिम जैदी, कासिम जैदी, हैदर नसीर, हैदर, कासिम की आवाज नहीं आ रही है लेकिन नजर आ रहे हैं। कासिम में लगा दिया आपकी। हैदर नसीर, मोहम्मद कासिम, ये कौन से वाले कासिम है यार? Present, sir. हमजा राशिद कुरैशी, Present, sir. रोहन रेहान, रोहन, प्रेजेंट सर। मोहम्मद सफीर, सफीर, शाहरुख प्रेजेंट फैजी, सर। शाहरुख फैजी, शाहरुख है, सादिया शुजात, Present, sir. सैयद शोहेब हसन, प्रेजेंट। मोइजुल इस्लाम, मोइज, Present. मोइजुल्लाह खान, प्रेजेंट सर। अब्दुल वाजिद, ज़ुखरुफ बशीर। प्रेजेंट। चलिए मैं बस गोइंग क्विकली जिन लोगों के साजिद और हमजा कुरैशी, मोहम्मद हुनैन, हम्माद प्रेजेंट अली सर। झा, ये प्रेजेंट किसने कहा है? हुनैन, सर बहुत बोले। हाँ हुनैन लगा दिया आपकी अटेंडेंस, हाथ नीचे कर लीजिए। हम्माद अली जहांगीर, सूरज कुमार और माज शफीक, हैदर नसीर, सर प्रेजेंट। सर प्रेजेंट। चलिए सर तो है ही प्रेजेंट। शाहरुख फैजी और अब्दुल वाजिद,
ठीक है, चलिए किसी की रह जाए तो बाद में मुझे बस बता दीजिएगा क्विकली। लेट मी सही है। चलिए, तो अभी तक क्या समझ में आया, थोड़ा सा मुझे बताएंगे कि हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करने जा रहे हैं, तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करने के लिए एक बड़ी टीम का पार्ट बनने के लिए, फॉर एग्जांपल आप सारे लोग जो हैं वो सिस्टम्स लिमिटेड में हैं जहाँ पर 800 लोग हैं, और वहाँ पर आर्किटेक्ट भी हैं, वहाँ पर सिस्टम एनालिस्ट भी हैं, और आप कोडिंग के अंदर हैं या टेस्ट इंजीनियर हैं। ठीक है, तो why this SDLC is important? Why? अभी तक क्या समझ में आया अभी हमको, थोड़ा सा हम उस थ्योरी में घुसने के बजाय थोड़ा रिलेट कर पाए कि अगर हम किसी अच्छे सॉफ्टवेयर हाउस का पार्ट हैं या हम किसी लार्ज बैंक का IT डिपार्टमेंट है, तो हमें क्यों पता होना चाहिए, थोड़ा सा मुझे समझाएंगे कुछ? एनीबडी? कोई रोशनी डालना चाहेगा, कोई बताना चाहेगा सर को? अच्छा चलिए, लेट मी रीफ्रेज द क्वेश्चन। मैं इसको इस तरह से पूछता हूँ कि कोई आपका कोई कजन, भाई, बहन कोई IT इंडस्ट्री के अंदर है जो सॉफ्टवेयर बनाते हैं, तो डू यू डिस्कस कि हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं और उसमें SDLC पढ़ रहे हैं, तो क्या ये इम्पोर्टेंट है नहीं है? तो किसी ने पूछा किसी से, अपने किसी रिश्तेदार से जिनसे आप पूछ सकें कि हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, ये काम की चीज है या खामोखा बेकार सी चीज है? एनीबडी सब जिसने पूछा हो? जी, कोई स्टूडेंट बताना चाहे, शेयर करना चाहे? अच्छा, ये qcom.btd से जो लॉगिन है, अपनी ID को चेंज कर लीजिए ताकि मुझे पता चल जाए आपका नाम क्या है। qcom से जो शायद फोन आपका है उसमें qcom.btd। जी, कोई बताना चाहेगा? कोई पूछा और नहीं पूछा? कनेक्ट हैं हम लोग इंडस्ट्री से या इंतजार कर रहे हैं जब 8 सेमेस्टर हो जाएंगे तो फिर हम जाएंगे? कोई बताना चाहे मुझे क्यों पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं? यस सर, बात की थी, एक दो टर्म सुनी थी सर, नई SDLC और SRC के बारे में। हाँ, तो SDLC इज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ठीक है, तो अगर SDLC के आगे S हटा दें तो डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है, चाहे वो घर बनाना हो, चाहे गाड़ी बनाना हो, चाहे वो दवाइयाँ बनाना हो, तो डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है। डेवलपमेंट लाइफ साइकिल क्या है कि क्या बनाना है, ठीक है, क्या बनाना है इज कॉल्ड स्पेसिफिकेशन। चाहे गाड़ी हो, दवाई हो, चाहे चिप्स हो, चाहे कोई भी चीज हो, पुल बनाना हो, तो देयर हैज टू बी स्पेसिफिकेशन, एंड देन डिजाइन, एंड देन कोडिंग या कंस्ट्रक्शन, एंड देन टेस्टिंग। तो ये डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है। उसके आगे S लगा दें तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल हो जाएगा, SDLC। ठीक है, इसको तरह से पढ़ लें। चले खैर, मेरे ख्याल से कहने का मतलब ये है कि इसको जो कुछ हम पढ़ रहे हैं इसको पूछते रहिए और इसको इंडस्ट्री से रिलेट करते रहिए, वरना फिर ये एक एहसास होगा कि जी हम थ्योरी पढ़ रहे हैं। थ्योरी पढ़ेंगे तो अप्लाई करेंगे ना, थ्योरी नहीं पढ़ेंगे तो कैसे अप्लाई करेंगे? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये है वाटरफॉल। इसको वाटरफॉल क्यों कहते हैं? अगर ये एक कोई बकेट हो, ये वाली अगर कोई बकेट हो, तो जब तक पानी नहीं भरेगा गिरेगा नहीं, जब पानी भरेगा तो गिरेगा, पानी भरेगा तो गिरेगा। इसलिए इसको वाटरफॉल कहते हैं कि जब तक रिक्वायरमेंट कंप्लीट नहीं होगी डिजाइन नहीं होगी, जब तक डिजाइन नहीं होगी कोडिंग एंड टेस्टिंग नहीं होगी। ठीक है, तो उसको इस तरह से देखिए, ये वाटरफॉल इसलिए कहा जा रहा है कि पानी भरेगा किसी बकेट में रखी हुई है तो फिर गिरेगा, फिर भरा जाएगा तो फिर ये गिरेगा, इसलिए वाटरफॉल कहते हैं। इसको सीक्वेंशियल भी कहते हैं, पहले रिक्वायरमेंट फिर डिजाइन। जाहिर सी बात है कोडिंग से पहले टेस्टिंग नहीं हो सकती, कोडिंग जब तक नहीं हो सकती जब तक रिक्वायरमेंट नहीं होगी, तो इसको सीक्वेंशियल भी कहा जाता है। ठीक है, तो वाटरफॉल का वर्ड समझ में आ रहा है कि वाटरफॉल इसलिए कहते हैं कि अगर कोई बकेट होगी पानी की, तो रिक्वायरमेंट की बकेट भरेगी तो यहाँ जाएगी, ये भरेगी तो यहाँ जाएगी, इसलिए वाटरफॉल कहा जाता है।
ठीक है, तो रिक्वायरमेंट क्या बनाना है वो बताएंगे आप, फिर हम उसको डिजाइन करेंगे, फिर उसको इम्प्लीमेंट कह दें, कोडिंग कह दें। इम्प्लीमेंट एक और वर्ड लिख लीजिए या सुन कहीं नोट कर लीजिए, रैशनल यूनिफाइड प्रोसेस। तो यूनिफाइड प्रोसेस की टर्मिनोलॉजी है, वहाँ कोडिंग नहीं कहा जाता, वहाँ इम्प्लीमेंटेशन कहा जाता है कि डिजाइन को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। तो कोडिंग और इम्प्लीमेंटेशन हैज सेम मीनिंग। पुरानी टर्मिनोलॉजी में उसको कोडिंग प्रोग्रामिंग कहा जाएगा, और रैशनल यूनिफाइड प्रोसेस की लैंग्वेज के अंदर उसको इम्प्लीमेंटेशन कहा जाएगा। बात समझ में आ रही है? ये है कोडिंग। कोडिंग करेंगे, यूनिट टेस्टिंग। तो जो प्रोग्रामर है वो यूनिट टेस्टिंग करता है, मैंने जो कोड लिखा मैं देख रहा हूँ सही चल रहा है कि नहीं देख चल रहा, तो मैं यूनिट टेस्टिंग करूंगा। लेकिन जब बहुत सारी यूनिट टेस्टिंग हो जाएगी, कोड हो जाएगा, तो फिर मैं आगे दूंगा, तो उसकी इंटीग्रेशन और सिस्टम टेस्टिंग होगी। ठीक है, तो मेक सेंस, इसमें कोई चीज नहीं समझ में आने वाली बात नहीं है, लेकिन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं सिवाय इसके के टर्मिनोलॉजीज को। तो रिक्वायरमेंट, अच्छा रिक्वायरमेंट के नीचे लिखा हुआ है डेफिनेशंस, रिक्वायरमेंट डेफिनेशंस। तो एक्चुअली ये अलग अलग वर्ड है। रिक्वायरमेंट तो रिक्वायरमेंट होती है, रिक्वायरमेंट डेफिनेशंस का मतलब ये है कि क्या चाहिए, डिफाइन करो चाहिए क्या। ठीक है, तो व्हाट डू यू वांट, इस तरह था ना, व्हाट डू यू वांट, फिर ये हम बना के देंगे। तो यूं समझ लीजिए इसको, मैं अगर समझाना चाहूँ आपको तो इसको, ये वाला जो, उप्स, एक मिनट, ये वाला भाई ये आ जाए, यार जल्दी ड्रामे करो। हाँ म्यूट कर दीजिए बस, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। ये वाली जो चीज है ना, ये वाली चीज, ये बाद में शुरू होगी जब रिक्वायरमेंट आ जाएगी। तो ये है डिजाइन, ये जो ब्लू कलर में है, तो मैं जरा चेंज कर दूं ताकि आपको नजर आ जाए। फॉर्मेट, ये नहीं भाई, ये चाहिए, ये हाँ ये आ गया। ठीक है, तो इसको यूं समझ लीजिए कि मैं लिख के बता देता हूँ आपको कि ये क्या चीज चाहिए, ये चीज है, और ये चीज है हाउ, ये एक्चुअली आप बनाएंगे। ठीक है ना, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में देयर आर टू प्रोसेस, ये आप बनाते हैं, डिजाइन, डेवलपमेंट, इम्प्लीमेंटेशन। मेंटेन को सर आप ना करें तो मेंटेनेंस को मैं बाहर निकाल देता हूँ, क्योंकि हो सकता है ये वाली टीम ना हो, लेकिन ठीक है। तो वाटरफॉल में रिक्वायरमेंट को कहते हैं क्या चाहिए बताओ, और फिर ये हाउ जो है ये आप डिजाइन करते हैं, कोडिंग करते हैं, टेस्टिंग करते हैं। ठीक है, तो ये बात समझ में आ रही है यहाँ तक? तो एक्चुअली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में 3 पार्ट होते हैं, व्हाट, हाउ एंड मेंटेनेंस। ठीक है ना, ये एक इस तरह से भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को आप पढ़ सकते हैं। तो ये वाली जो चीज है ये मेंटेनेंस है एक्चुअली। ठीक है, ठीक है। तो अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को कहेंगे 3 पार्ट हैं, तो एक तो वो पार्ट है जो क्या बनाना है। अच्छा, इसमें बहुत इश्यूज हैं, क्या बनाना है, ठीक है, लेकिन ये आपका सारा फोकस है, जो आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हैं, ये वाली चीज पे आपका फोकस है, लेकिन इसको भी समझना चाहिए। और ये वाली चीज, तो यहाँ तक बात किसी को नहीं समझ में आ रही है या
समझ में आ रही है तो कोई चैलेंज तो नहीं है, मतलब डज इट मेक सेंस? कोई चीज अगर कहीं भी चैलेंज, कोई भी छोटा सा सवाल हो तो उसको जहन में नहीं रखिए और मुझसे पूछिए ताकि आपको कॉन्सेप्ट सही हो जाए। ठीक है, आगे चलें भाई, कोई मसला तो नहीं है, आगे चल सकते हैं। अच्छा, मुझे थोड़ा सा जवाब देते रहेंगे तो, क्योंकि आप मेरे सामने नहीं है, मैं आपके सामने नहीं हूं, तो दिल को तसल्ली हो जाती है कि हाँ समझ में आ रहा है, वरना तो पता नहीं बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। थोड़ा सा ये डिसएडवांटेज है ऑनलाइन का। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, ये उसका सेपरेट फेजेस हैं, आपने देख लिया। सेपरेट फेज रिक्वायरमेंट का अलग है, डिजाइनिंग का अलग है, इम्प्लीमेंटेशन एंड यूनिट टेस्टिंग का अलग है, तो देयर आर सेपरेट फेजेस। ठीक है, the main drawback of the waterfall model is that difficulty to accommodate changes after the process is underway. ठीक है, in principal phase has to be completed before moving to the next phase. ये अभी आपने देख लिया कि अगर आप इस फेज में हैं, डिजाइनिंग फेज में, तो अगर कोई छोटी सी रिक्वायरमेंट आ गई तो आप कहेंगे यार मैं अब कैसे करूं, अब तो मैंने डिजाइन कर लिया है। तो फिर वापस जाना तो शायद मुमकिन नहीं होता है, तो फिर आप पूरा यहाँ से खत्म करके फिर यहाँ से वापस आना, तो इसमें बड़ा मुश्किल काम है। ठीक है, तो दैट इज द डिसएडवांटेज। ठीक है, और वाटरफॉल में क्या है, इनफ्लेक्सिबल पार्टीशनिंग ऑफ द प्रोजेक्ट इनटू डिस्टिंक्ट। ठीक है, तो मेक इट डिफिकल्ट टू रिस्पॉन्ड टू द चेंज रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, तो इसमें रिक्वायरमेंट चेंज करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो इसका मतलब है दूसरे वाले में आसान होगा, जरा देखेंगे उसमें कैसे है। तो ये जरा जहन में रखिए, नोट करते जाइए कि यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन है, चेंज करना मुश्किल है। ठीक है, therefore this model is only appropriate when the requirements are well understood. ठीक है, तो सॉरी, और well understood, अगर ये नहीं है, कंप्लीट नहीं है, तो फिर आपको इस पे नहीं जाना चाहिए। ठीक है, चलिए। Okay, waterfall is mostly used for the large system engineering